हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के अवस्थी एडुअप। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू कवर द सेकंड पार्ट ऑफ हाउस होल्ड सर्किट, दैट इज सम एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ हाउस वायरिंग। In case you are new to the channel, don't forget to subscribe the channel, and in the suggested videos you can watch the first part of this particular chapter. Let's start the session. The very first topic that we'll be discussing today is electric fuse. देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड टू prevent the circuit from short circuit, burning, etc, etc. But the question is, how does the electric fuse function? And in order to understand the functioning of an electric fuse, you need to understand its basic construction. An electric tube consists of a very short metal wire, right? A very short metal wire. Basically it is an alloy and it is inserted between two pins. Whenever the circuit draws excess current, this wire breaks. It basically melts, and once a wire melts, the circuit breaks and the current ceases. For example, this is the wire in which the current is flowing, and this is where you have placed a fuse. Because of any reason, let us assume that this wire breaks. When this wire breaks, this current I, which was flowing to the left, cannot move to the right, and the circuit breaks and the appliances are prevented. Now the question is, what care should be taken while designing this fuse? See, this fuse wire has two basic characteristics. ये याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आता है और एमसीक्यूज में भी आता है। दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी ही चाहिए किसी फ्यूज वायर के पास। सबसे पहली चीज, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? इन केस फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, मान लीजिए बहुत ज्यादा करंट फ्लो किया, लेकिन मैंने मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रखा, उसे मेल्ट हो जाना चाहिए था। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो फ्यूज वायर देर में मेल्ट करेगा। अगर देर में मेल्ट करेगा तो वो एक्सेस करंट जो लाइन में फ्लो कर रहा था वो हमारे अप्लायंस में चला जाएगा, तो हमारा अप्लायंस माल फंक्शन कर सकता है, बर्न हो सकता है। तो पहली चीज, हमारा मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए फ्यूज के मटेरियल का। दूसरी चीज, उसकी रेजिस्टिविटी, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि सर रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होगा? देखिए, हीट प्रोड्यूस्ड होती है I²RT। हम ऑलरेडी अभी आगे पढ़ेंगे कि हम फ्यूज को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। भाई देखिए, लाइव वायर में लगाते हैं और आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, तो फ्यूज आपका लाइव वायर की लाइन में ही है, ठीक है? तो करंट तो हमारा फिक्स है, टी तो खैर टाइम है, नो इश्यूज। अगर मैं आर का वैल्यू हाई कर दूं तो ज्यादा हीट जनरेट होगा। अगर ज्यादा हीट जनरेट होगा तभी तो मेरा फ्यूज वायर मेल्ट होगा। मान लीजिए हाई करंट फ्लो किया, लेकिन इतनी हीट ही नहीं जनरेट हो पाई कि फ्यूज मेल्ट करे, तो फ्यूज मेल्ट नहीं करेगा और फिर से मेरा अप्लायंस खराब हो जाएगा। तो दो एसेंशियल कंडीशंस हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर की, पहला लो मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा हाई रेजिस्टिविटी। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर मोर सूटेबल फॉर मेकिंग अ फ्यूज वायर। तो बेसिकली एक लेड और टिन का अलॉय होता है जिसमें 63% टिन और 37% लेड होता है। You have to remember this. This is an important information for your MCQs, right? Now, second important thing that has to be taken care while studying electric fuse is you cannot connect an electric fuse in a neutral wire. You have to connect it in the live wire. Why? Because current तो live wire में flow कर रहा है ना, सर्किट में करंट जाने का रास्ता तो live wire है। न्यूट्रल वायर तो केवल रिटर्न पाथ प्रोवाइड कर रहा है। मान लो आपने फ्यूज न्यूट्रल वायर में लगा दिया, लाइव वायर से तो एक्सेस करंट आ गया और आपका सर्किट तो ब्रेक हो गया, आपका जो अप्लायंस है ब्रोक डाउन, बर्न, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में ही लगाते हैं, ठीक? अब दो तरीके के फ्यूजेस हम पढ़ते हैं, यूज करते हैं। पहला होता है कटआउट टाइप, दूसरा होता है कार्ट्रिज टाइप। कटआउट टाइप फ्यूज वही कन्वेंशनल फ्यूज है जो आपके घरों में लगे हैं। अगर आप निकाल के देखोगे तो उनके अंदर 2 पिन होंगी ऐसे, ये एक पिन, ये दूसरी पिन, और ये रेड कलर का आपको वायर बीच में दिखाई दे रहा है।
जब कभी भी एक्सेस हीट जनरेट होगी, एक्सेस करंट फ्लो करने की वजह से ये वायर टूट जाएगा। अगर ये वायर टूट जाएगा तो यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और अगर सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगी। ये आपका कन्वेंशनल फ्यूज है, कटआउट टाइप। दूसरा होता है आपका कार्ट्रिज टाइप फ्यूज। अगर आपने कभी इन्वर्टर देखा हो या अप्लायंसेस देखे होंगे, जो आजकल के मॉडर्न अप्लायंसेस आ रहे हैं, उनमें अप्लायंस के अंदर भी फ्यूज लगा होता है, और वो कार्ट्रिज टाइप नहीं होता है, ऐसा एक वो कटआउट टाइप नहीं होता है, वो ऐसा एक कार्ट्रिज टाइप फ्यूज होता है। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा, बहुत पतला सा होता है, ऐसे ग्लास का कोटिंग होता है, और अंदर आपका ये फ्यूज वायर होता है। तो फंक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, मटीरियल, एवरीथिंग इज सेम, चाहे आप कार्ट्रिज टाइप यूज करो चाहे आप कटआउट टाइप यूज करो, केवल कंस्ट्रक्शनल और फैब्रिकेशन में अंतर है। कार्ट्रिज टाइप फ्यूज आपका थोड़ा बड़ा होता है, और आपका जो कटआउट टाइप फ्यूज आपका थोड़ा बड़ा होता है। जो कार्ट्रिज टाइप फ्यूज है वो बिल्कुल स्लीक सा होता है, राइट। तो बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है। सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फ्यूज रेटिंग। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। देखिए, रेटिंग मुझे ये बताती है कि मेरा इलेक्ट्रिक फ्यूज कितना करंट बियर कर सकता है। अब आप खुद सोचो, आपके लाइन में अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग करंट फ्लो कर रहे हैं। मान लीजिए एक ऐसा अप्लायंस है जिसको 5 एम्पियर का करंट चाहिए। अब 5 एम्पियर के करंट की रिक्वायरमेंट में अगर आपने 2 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया, तो फ्यूज का रेटिंग ये बता रहा है कि कितना करंट वो बियर कर सकता है। तो आपका फ्यूज तो केवल 2 एम्पियर करंट बियर कर सकता है। आपके अप्लायंस को चाहिए 5 एम्पियर, आपने अप्लायंस से पहले 2 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया, तो क्या होगा? जैसे ही 2 एम्पियर से करंट एक्सीड करेगा, फ्यूज तो बर्न हो जाएगा। अगर फ्यूज बर्न हो जाएगा तो अप्लायंस को करंट मिला ही नहीं, तो अप्लायंस चलेगा ही नहीं। तो हम किसी अप्लायंस की रेटिंग के हिसाब से ही फ्यूज की रेटिंग सेलेक्ट करते हैं, या लाइन की रेटिंग के हिसाब से। अब यहीं पर एक और चीज देखो, वही अप्लायंस है जिसकी रेटिंग है से 5 एम्पियर, पहले आपने 2 एम्पियर का फ्यूज लगाया था, तो आपको प्रॉब्लम समझ में आई कि अप्लायंस तक तो करंट फ्लो ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही 3 एम्पियर हुआ, फ्यूज तो जल गया। अब आपने क्या किया, इस 5 एम्पियर के अप्लायंस के लिए 10 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया। अब 10 एम्पियर के फ्यूज का मतलब है कि फ्यूज तो तब तक बंद नहीं होगा जब तक 10 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं जाएगी। आपका अप्लायंस तो 5 एम्पियर बियर कर सकता है, मान लो लाइन में 8 एम्पियर आ गया, क्या फ्यूज बर्न करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूज तो 10 एम्पियर का था, राइट। फ्यूज तो बर्न किया नहीं, मतलब लाइन से 8 एम्पियर की करंट कहां चली गई? अप्लायंस में। लेकिन अप्लायंस की रेटिंग तो 5 एम्पियर थी, इसका मतलब आपका अप्लायंस बर्न कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज की रेटिंग है, वो टर्मिनोलॉजी है जो हमें बताती है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज मैक्सिमम कितना करंट बियर कर सकता है, मैक्सिमम करंट दैट इट कैन विदस्टैंड, राइट। एंड it is very 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 important to select the rating of a fuse based on the application। आपको देखना पड़ेगा कि फ्यूज आप किस लाइन में लगा रहे हो, राइट। मैंने आपको दोनों एग्जांपल समझा दिए। 5 एम्पियर का अप्लायंस, 2 एम्पियर का फ्यूज बेकार है, जल जाएगा, अप्लायंस चलेगा ही नहीं। 5 एम्पियर का अप्लायंस, 10 एम्पियर का फ्यूज, अप्लायंस हमेशा खतरे में है। कभी भी करंट एक्सीड होगा, फ्यूज बर्न ही नहीं करेगा। Am I very very clear? चलो भाई, now this is a circuit diagram which shows you the connection of fuse in a live wire। I've already told you that you cannot connect it in a neutral wire। अब यहां पर देखो, फ्यूज को न्यूट्रल वायर में कनेक्ट किया हुआ है। अब आप मुझे बताओ, लाइव वायर से तो एक्स्ट्रा करंट चला ही गया, आपके अप्लायंस में तो एक्स्ट्रा करंट आ ही गया, तो अप्लायंस तो ऑलवेज डेंजर में है। तो फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में ही कनेक्ट करेंगे। You will never connect a fuse in a neutral wire, right? Now let's talk about miniatured circuit breakers। Now very common term these days, MCB। आजकल हम सभी के घरों में लगी हुई है MCB। कभी भी हाई करंट या हाई रेटेड वोल्टेज जाता है तो हमने देखा है MCB गिर जाती है, राइट। अब ICSE क्लास 9th के लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगर आप में से किसी को याद हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट के एप्लीकेशंस में लिखा हुआ है इट इज यूज्ड इन एमसीबी। अब मैं आपको समझाता हूं कि एमसीबी काम कैसे करती है। देखिए, एमसीबी सर्किट को ब्रेक कर देती है
इंस्टेंटली। आप लोगों ने देखा होगा, कमेंट में मुझे बताइएगा अगर किसी ने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया कि एमसीबी गिरने की आवाज तक आती है, टक, कभी भी एक्सेस करंट आया तो तुरंत एमसीबी गिर जाती है एंड इट ब्रेक्स द सर्किट इंस्टेंटली। अब एमसीबी में ऐसा होता क्या है कि ये एकदम से, या बेसिकली ये फंक्शन कैसे करती है, तो देखो एमसीबी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। एक आपका फिक्स्ड होता है, एक आपका मूवेबल होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या करते हैं, आपको मालूम है, अगर मैग्नेटिज्म भी इसके बाद आप पढ़ोगे, या आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ चुके हो तो आपको मालूम है कि अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिज्म इंक्रीज हो जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। जो हम आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या इस मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके कर सकते हैं या करंट को बढ़ा के कर सकते हैं। तो आपके पास दो कॉन्टैक्ट हैं। करंट अगर सेफ लिमिट से ऊपर बढ़ गया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी तो दूसरा स्विच पहले स्विच को तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे ही ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऊपर वाला कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये एक आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ, जैसे ही ये मैग्नेटाइज हुआ इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसकी मैग्नेटिक पावर बढ़ी, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, और जैसे ही इसने इसको अट्रैक्ट किया इस एंड से सर्किट ब्रेक हो गया। बिल्कुल फ्यूज की तरह काम करता है बट एडवांस्ड है, इसीलिए आपको ये आवाज आती है। अगर आपके सामने कभी एमसीबी गिरेगी बिकॉज ऑफ हाई करंट, यू विल नोटिस दिस वॉइस, राइट। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट एकदम से हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है और दूसरे वाले कॉन्टैक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, और जैसे ही ऐसे अट्रैक्ट करता है इट गेट्स डिस्कनेक्ट हो जाता है, राइट। और एक बार डिस्कनेक्ट हुआ तो सप्लाई बंद, राइट। ये मैंने डायग्राम दिखा दिया है, ये कॉमन डायग्राम है, इससे सभी लोग रिलेट कर सकते हैं, राइट। अब स्विच की बात करते हैं। देखिए सभी के घरों में स्विच है, और अगर मैं आपसे कहूं कि स्विच का फंक्शन क्या है तो बहुत सिंपल सी बात है, सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए हम स्विच को यूज करते हैं। जब हम स्विच को ऑन करते हैं करंट फ्लो करता है, मतलब सर्किट कनेक्टेड है। जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो करंट फ्लो नहीं करता, मतलब सर्किट डिसकनेक्टेड है। दो तरीके के स्विच हम यूज करते हैं। पहला होता है हमारा सिंगल पोल स्विच, ये केवल लाइव वायर को डिस्कनेक्ट करता है, न्यूट्रल वायर को ये डिस्कनेक्ट नहीं करता, सिंगल पोल स्विच। दूसरा होता है बेटा हमारा डबल पोल स्विच। अब जिन बच्चों ने पुराना लेक्चर देखा है हाउस होल्ड सर्किट का पार्ट 1, मैं ऑलरेडी डबल पोल स्विच के बारे में बता चुका हूं। जो मेन स्विच लगा होता है, जब हम घर से बाहर जाते हैं और पापा मम्मी कहते हैं कि मेन स्विच बंद करके जाना, तो मैंने आपको समझाया था मेन स्विच लाइव और न्यूट्रल दोनों तारों को डिस्कनेक्ट करता है। तो आपका मेन स्विच एक डबल पोल स्विच है, राइट। अब बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर मुझे करंट को डिस्कनेक्ट करना है, सर्किट को ब्रेक करना है, तो ऑब्वियसली मैं लाइव वायर में ही स्विच को लगाऊंगा, मैं कभी भी उसे न्यूट्रल वायर में नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। ये मेरे स्विच का डायग्राम है, ये आपका स्विच ऑन है, मतलब सर्किट में करंट फ्लो करेगा, आप क्लियरली देख सकते हो करंट फ्लो कर रहा है। यहां पर आपका स्विच ऑफ है, और स्विच ऑफ होने की वजह से आई की वैल्यू 0 है, कोई करंट नहीं है, यहां पे बल्ब जलेगा, यहां पे बल्ब नहीं जलेगा, राइट। चलो अब बात करते हैं डुअल कंट्रोल स्विच या स्टेयर केस वायरिंग की। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट अगर एक ही क्वेश्चन आना है हाउस होल्ड सर्किट से तो वो यहीं से आना चाहिए। अब सबसे पहले समझिए कि स्टेयर केस वायरिंग या डुअल कंट्रोल स्विच में फंक्शनिंग कैसे होती है। पहली चीज जो आपको याद रखनी पड़ेगी, आपने अभी जो स्विच या फ्यूज पढ़े उनमें आपने देखा कि केवल 2 पिन है। आपने देखा, आप कोई भी डायग्राम उठा लो, केवल 2 पिन है। ये देखो यहां पे कोई भी स्विच हो, कोई भी फ्यूज हो, यू विल ऑलवेज हैव 2 पिन्स, मगर फॉर अ डुअल कंट्रोल स्विच यू विल ऑलवेज हैव 3 पिन्स। ये पहली चीज है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, फायदा क्या है, डुअल कंट्रोल स्विच बेसिकली हम स्टेयर केस वायरिंग में यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको
ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। ये सबके घरों में होता है, ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैज दिस वायरिंग। तो जीने की लाइट आप नीचे से भी ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और ऊपर से भी ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। जब आप नीचे से सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ऑन कर देते हैं लाइट, बल्ब जल जाता है। जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं स्विच बंद कर देते हैं और ऊपर से ही लाइट बंद हो जाती है। यही चीज हम आज समझने वाले हैं स्टेयरकेस वायरिंग या डुअल कंट्रोल स्विच में ये होता कैसे है। बात समझ में आई? पहली चीज जो इसमें अलग है वो ये है कि 3 पिन होंगी। यू विल हैव 3 पिन्स, नॉट 2। कन्वेंशनल स्विच की तरह 2 पिन्स नहीं होंगी। अब डायग्राम से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप दोनों तरफ से स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हो, राइट? चलो देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट केस जब हमारा बल्ब बंद है। ध्यान से थोड़ा डायग्राम को डिकोड करने की कोशिश करिए। मैंने आपको बताया था कि 3 पिन होंगी, ए बी सी, ए बी सी। भाई डुअल स्विच है तो दोनों तरफ स्विच होगा, ठीक? अब कनेक्शन कैसा है? ए और बी एक साथ कनेक्ट होके यहां न्यूट्रल से चले गए, और बी और सी एक साथ कनेक्ट होके यहां लाइव से चले गए। थोड़ा कनेक्शन का ध्यान रखिएगा, अगर कनेक्शन गलत हुआ तो सब गलत हो जाएगा। ये देखिए, ये एक कनेक्शन है, ये एक वायर है, एंड दिस इज द अदर वायर, राइट? क्या आपको इस डायग्राम को देख के ऐसा लग रहा है कि सर्किट कंप्लीट है? सर्किट अगर कंप्लीट होगा तभी तो बल्ब जलेगा। आप क्लियरली यहां पर देखो, यहां पर गैप है और यहां पर भी गैप है। ये येलो और ग्रीन लाइन आपस में कहीं मिल नहीं रही हैं। जब तक ये आपस में मिल नहीं रही हैं, आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है। और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो बल्ब जलेगा नहीं। ये बात बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है? आप ऐसे समझ लो। यहां पे भी मैंने एक स्विच बना दिया, 1 2 3, राइट? डुअल कंट्रोल स्विच की बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से आपने न्यूट्रल जला दिया बल्ब जला के, एंड ऐसे ऐसे ऐसे, या फ्यूज लगा दिया लाइव वायर में, ये हो गया आपका लाइव वायर। ये डायग्राम आपके सामने है। सिंस सर्किट कंप्लीट नहीं है तो आपका बल्ब ऑफ है। अब इसी डायग्राम को हम दो अलग अलग सिचुएशंस में पढ़ेंगे। मान लेते हैं सबसे पहले हम यहां पे हैं, ठीक? अगर हम यहां पे हैं तो हम क्या करेंगे? हम इस स्विच को बंद करेंगे। जब हम इस स्विच को बंद करेंगे तो ये जो ए बी यहां था ये यहां आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और आपका डायग्राम ऐसा बन जाएगा। देखिए, वो ए बी जो यहां पे था पहले, वो ए बी जो पहले यहां पे था वो गिर के यहां पे आ गया, यस। और अगर ए बी यहां पर आ गया बेटा, तो अब जरा देखो क्या सर्किट कंप्लीट है? बना के देखिए। लाइव से करंट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, बल्ब को करंट मिल गया, बल्ब जल गया। सर्किट इज कंप्लीट। सर्किट इज कंप्लीट, दैट मीन्स बल्ब विल ग्लो। बात समझ में आई? मैंने क्या किया? मैंने इस एंड से स्विच को ऑन किया। अब बहुत से बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता है कि ये डायग्राम पढ़ना कैसे है। देखिए, आपको डायग्राम हमेशा पहले डायग्राम से शुरू करना है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट से पहले आप यहां पर थे, अब आप फर्स्ट से यहां पर हो। तो पहला वाला डायग्राम देखो, पहले वाले डायग्राम से अब मैं ये हटा दूं, ये वाला पार्ट, ठीक? अब आपने क्या किया? अब आपने यहां से स्विच बंद किया तो ये वायर यहां बंद हो गया, ये यहां से उठ के यहां बंद हो गया, और मेरा डायग्राम कैसा हो गया? ऐसा हो गया। अब आप देखो क्या सर्किट कंप्लीट है? लाइव से करंट गया 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 गया, कनेक्टेड कनेक्टेड कनेक्टेड, बल्ब विल ग्लो, राइट? अगेन द बल्ब विल ग्लो। अब की बार आपने बल्ब कहां से चलाया? आपने बल्ब यहां से चलाया। दैट मीन्स same circuit can be operated from both the ends, and that is how a dual control switch functions. I hope आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज अर्थिंग। देखिए, दो तरीके की हम अर्थिंग करते हैं। एक होती है आपकी लोकल अर्थिंग, एक होती है आपकी अप्लायंस अर्थिंग, ठीक है ना? लोकल अर्थिंग कहां पे होती है? लोकल अर्थिंग आपके मीटर पे ही होती है। ये मैं आपको लास्ट क्लास की स्लाइड दिखा रहा हूं। ये हमारी लास्ट क्लास थी। जिन बच्चों ने नहीं की है, आप पहली बार आए हो, तो आप
वीडियोस में देख लो, ये देखिए kWh मीटर, ये हुआ अर्थ, ये है आपका लोकल अर्थिंग। बात समझ में आई? दिस इज योर लोकल अर्थिंग। तो लोकल अर्थिंग कहां पे होती है? लोकल अर्थिंग उसी जगह होती है जहां आपका मीटर लगा हुआ है। अगर किसी का घर अभी जल्दी बना है तो आप लोगों ने देखा होगा, जब घर की नींव पड़ती है उसी समय अर्थिंग की जाती है। कैसे की जाती है? दिस इज द डायग्राम विच एक्सप्लेन्स द एंटायर अर्थिंग प्रोसेस। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ग्राउंड से एक डीप होल डग करते हैं और होल के अंदर एक थिक कॉपर वायर, ये जो वायर आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज अ थिक कॉपर वायर। वाई वी आर यूजिंग कॉपर? बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना? इस कॉपर वायर को एक हॉलो ट्यूब में डालते हैं और वायर के एंड में एक थिक मोटी सी कॉपर की प्लेट, उसको चारकोल और सॉल्ट के, सबने देखा होगा जब घर की नींव खुदती है तो जमीन में नमक डालते हैं। यस, अगर नहीं देखा तो पूछिए अपने पेरेंट्स से। आई एम श्योर अगर आपका घर आपके सामने बना है तो आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि जब अर्थिंग होती है तो नीचे नींव में नमक डालते हैं, चारकोल डालते हैं और एक पाइप डालते हैं। उस पाइप से कॉपर वायर आता है और वो कॉपर वायर, ये जो यहां पर आपको कनेक्शन दिखाया था, ये वाला, ये रहा आपका, इसके अंदर का चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। दिस इज द अर्थ वायर। यहां से आकर ये वाला सर्किट कनेक्ट हो जाता है। ठीक, अब इस सर्किट का फंक्शनिंग देखो। हम क्या करते हैं, इस हॉलो पाइप में और नीचे थोड़ा पानी डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है, हमारा मीडियम ऐसा हो जाता है दैट इट फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम अर्थिंग यूज क्यों करते हैं? हम अर्थिंग यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। मान लीजिए एक्सेस करंट आए तो करंट को बाईपास होने के लिए पाथ मिल जाए। तो करंट तो बाईपास तब होगा ना जब पाथ कंडक्टिंग हो। अगर पाथ कंडक्टिंग ही नहीं होगा तो करंट कैसे बाईपास होगा? तो करंट को एक कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करने के लिए ही हम कॉपर वायर यूज करते हैं, ग्राउंड में थिक कॉपर प्लेट यूज करते हैं और ग्राउंड से प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए हम चारकोल और सॉल्ट, इसका मिक्सचर यूज करते हैं। जब एक्सेस करंट आता है तो वो इस फैसिलिटी के थ्रू ग्राउंड हो जाता है। जिसके घर में अर्थिंग प्रॉपर नहीं होती उसके यहां लोहे के वायर्स, चैनल्स जो आप लोग दरवाजे लगाते हैं उनमें हल्का हल्का सा करंट आता है। आई एम श्योर कभी ना कभी किसी ने फील जरूर किया होगा। अगर आपके घर में ये बहुत प्रोमिनेंट है तो समझ लीजिए कि अर्थ वायर में प्रॉब्लम है, आपको उसको ठीक ही कराना पड़ेगा। और ऐसे घरों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है। अगर ऐसी जगह पर बिजली, ऐसे घरों पर बिजली गिरेगी ड्यू टू द लैक ऑफ अर्थिंग, द हाउस इज ऑलवेज इन डेंजर, राइट? तो इस वीडियो को देखिए और अगर आपके घर में ऐसा होता है तो इट्स टाइम टू गेट योर अर्थिंग रीचेक्ड, राइट? तो ये होती है लोकल अर्थिंग जो मीटर पे होती है। एक और अर्थिंग होती है जो अप्लायंस पे होती है। हर अप्लायंस में ये अर्थिंग होती है। अब तक कैसे होती है? आपके अप्लायंस की जो मेटेलिक बॉडी होती है, देयर इज अ मेटेलिक बॉडी इन एवरी अप्लायंस। इस मेटेलिक बॉडी में एक टर्मिनल होता है जो अर्थ से कनेक्ट होता है, अर्थ वायर से, राइट? एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये टर्मिनल पेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि पेंट इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। आप अपने रेफ्रिजरेटर्स में देखोगे ये टर्मिनल पीछे की तरफ होगा और इसके चारों तरफ तो पेंट होगा मगर ये पेंट के ऊपर नहीं होगा। अगर ये पेंट के ऊपर होगा तो पेंट इंसुलेटर का काम कर देगा, ठीक है? तो ये हम अप्लायंसेस को अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए एक सेपरेट टर्मिनल रखते हैं। इन केस अप्लायंस में एक्सेस करंट आ जाए तो अर्थिंग के थ्रू वो बाईपास हो जाए। अब यहीं पर आप देखो, जितने भी हैवी अप्लायंसेस होते हैं उनमें हम हमेशा 3 पिन का सॉकेट यूज करते हैं। आप कोई भी देख लो, इवन अपना आयरन देख लो, किसी के घर में ऐसा आयरन नहीं होगा, ऐसा प्रेस, ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं होगा जो 2 पिन पे चले, नहीं। ऑन दी कॉन्ट्ररी, जो हमारे लोकल अप्लायंसेस है, मतलब जिनमें करंट रेटिंग उतनी ज्यादा नहीं है, उनमें आप 2 पिन का सॉकेट यूज कर लेते हो। क्यों? क्योंकि इतना करंट का रेटिंग ही नहीं है कि एक्सेस करंट से आग लग सके। लेकिन ऐसे हैवी रेटिंग वाले अप्लायंसेस में ये अर्थ वाला पॉइंट देना जरूरी है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अभी स्विच और सॉकेट के बारे में डिस्कस करते हैं।
सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए आपको बता रहा हूं। हर उस अप्लायंस में जिसमें 3 पिन का सॉकेट लगा है, ये अर्थ वाला टर्मिनल होगा ही होगा, राइट। ये मैं कन्वेंशनल अप्लायंसेस की बात कर रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो जब आप 3-4 साल बाद देख रहे हो तब तक कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, बट ये फिलहाल कन्वेंशनल है। हम लोगों के घरों में जो 7-8-10 साल पुराने अप्लायंसेस हैं उनमें ये है, राइट। तो अप्लायंस की अर्थिंग हम अप्लायंस की मेटालिक बॉडी के थ्रू ही करते हैं। नाउ दिस इज अ 3 पिन सॉकेट। ध्यान से देखिएगा, ये है आपकी अर्थ वाली पिन। अर्थ वाली पिन हमेशा थिक होती है और लंबी होती है, लॉन्ग। द अर्थ वाला पिन इज ऑलवेज लॉन्गर एंड थिकर। क्यों? क्योंकि वो वाली पिन मैं सेफ्टी के लिए यूज कर रहा हूं। अगर उस पिन में करंट फ्लो किया तो 100% वो वही करंट होगा जो एक्सेस है। आप समझ रहे हो? तो एक्सेस करंट ही उसमें से निकल रहा होगा। अगर निकल रहा है तो उस एक्सेस करंट को काउंटर करने के लिए मुझे हमेशा उसको थिक रखना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, सर ये पिन लंबी क्यों होती है? लंबी इसलिए होती है बेटा कि जब आप सॉकेट में इसको डालोगे तो जो पिन लंबी होगी वो सबसे पहले कनेक्ट होगी। तो अर्थ की पिन सबसे पहले कनेक्ट हो गई। मान लो एक्सेस करंट है, सर्किट में फॉल्ट है, तो सबसे पहले अगर अर्थ का कनेक्शन हुआ है तो तुरंत इस पिन के थ्रू एक्सेस करंट बाईपास हो जाएगा और आप शॉक से बच जाओगे। ये एक रीजन है। हमेशा ये पिन बड़ी होगी और मोटी होगी। मोटी होगी ताकि अगर करंट फ्लो करने की जरूरत पड़े तो ये बियर कर पाए। दूसरा रीजन होता है, अर्थ वाली पिन गलती से भी लाइव और न्यूट्रल में नहीं जा सकती, ठीक है ना। अर्थ को आप लाइव और न्यूट्रल से टच करा के शॉर्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसका जो पिन होता है वो मोटा होता है, तो वो कभी भी लाइव और न्यूट्रल वाले सॉकेट में जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप कितना भी कर लो, गलती से भी वो लाइव और न्यूट्रल में नहीं जा पाएगा, राइट। इसलिए उसको हम थिकर और लॉन्गर रखते हैं। अब बच्चों यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि बोर्ड एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन आता है, बुक में और आपके क्वेश्चंस में, आपके बोर्ड डायग्राम में बड़ा कंट्रोवर्सी रहता है। जैसे आप यहां पर देखोगे तो मैंने राइट हैंड साइड पर लाइव बना रखा है, लेफ्ट हैंड साइड पर न्यूट्रल बना रखा है। ये मेरा सॉकेट है, राइट। ये मेरा सॉकेट है बोल्ट वाला। इसके अंदर मेरा पिन जाएगा, तो लाइव के अंदर जब लाइव वाला पिन जाएगा तो अगर मैं उल्टा करके सॉकेट देखूं ऐसे, मतलब आपको जो ऐसे दिख रहा है वो मैं पीछे से देखूं तो ये अर्थ, ये वाला मेरा लाइव में जाना चाहिए, ये वाला मेरा न्यूट्रल में जाना चाहिए। तो मेरे लिए लाइव कहां है? राइट में। न्यूट्रल कहां है? लेफ्ट में। तो बहुत ध्यान से इसको बनाइएगा हमेशा बोर्ड्स में। मैंने ये डायग्राम सेलेना से ही लिया है, तो आप ये कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं, राइट। कि लाइव पिन आपके राइट हैंड साइड पर है और न्यूट्रल पिन आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है। इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन बनता भी है और इंपॉर्टेंट भी है। चलो, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज हाई टेंशन वायर्स। देखिए, हाई टेंशन वायर जब आप हाईवेज पर ट्रेवल करते हो तो आपने देखा होगा रोड साइड ऊपर की तरफ बहुत थिक वायर्स जा रहे होते हैं, यही होते हैं हमारे हाई टेंशन वायर्स। हाई टेंशन वायर्स वही वायर्स हैं जो हाउस होल्ड सर्किट के पहले चैप्टर में पावर स्टेशन से 11 केवी को 133 केवी पर स्टेप अप करके बहुत दूर ले गए थे। 11 केवी को मैंने 132 133 पे स्टेप अप किया था और बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रांसमिट किया था। वहां पर जो मैंने वायर्स यूज किए थे वो हाई टेंशन वायर्स थे। हाई टेंशन वायर्स की दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला, इनका सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है। क्यों लार्ज होता है? लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से जो एक्सेसिव हीट है वो इजीली डिसिपेट हो जाती है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, इनका रेजिस्टेंस लो होता है। अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो हीट लॉस भी कम होगी और हाई करंट ये इजीली कैरी कर सकते हैं। आई गेस क्लियर है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ हाउस होल्ड सर्किट्स। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वॉच टाइम बहुत ज्यादा है, लोग देख रहे हैं वीडियो बट लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइज,
आईसीएसई क्लास 10th के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हमारी एक टेस्ट सीरीज लाइव है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अदरवाइज आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरा डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दिस टेस्ट सीरीज इज डिजाइंड कीपिंग द न्यू क्वेश्चंस इन माइंड एंड इट इज एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। 1200 की टेस्ट सीरीज है जिसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं एंड यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार मन है उतनी बार अटेम्प्ट करो एंड एवरी क्वेश्चन हैज सॉल्यूशन। So I'm looking forward to you, and subscribe the channel so that when I come up with my next lecture you are notified। अगला लेक्चर होपफुली रेजोनेंस पे होगा। रेजोनेंस में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और वहां पर बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।